हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू टेस्ट कोच बाय यश चांद प्लेटफॉर्म। मैं हूं शितांशु सौरभ, आपका रीजनिंग मेंटर। एंड स्वागत है आप लोगों का इस बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन में। मैं इम्पोर्टेंट सेशन क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जब से सीयूईटी की एग्जाम डेट्स रिलीज कर दी गई हैं, शिफ्ट रिलीज कर दिया गया है, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन रिलीज कर दिया गया है, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स के बीच में एक्साइटमेंट भी है, बट एट द सेम टाइम घबराहट भी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो पहली बार लाइफ में कोई ऑनलाइन एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, और एक ऐसा एग्जामिनेशन जो उनके करियर को शेप अप करने वाला है। बिकॉज सीयूईटी आपके कॉलेजेस को डिसाइड करेगा। सीयूईटी एग्जामिनेशन ये डिसाइड करेगा कि आपको अगले 3 साल तक किस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच में रहना है, किस तरह के फैकल्टी मेंबर्स के बीच में पढ़ाई करनी है या उनसे सीखना है, या कैसा एक्सपोजर आपको मिलने वाला है लाइफ में। और ये जो अगले 3 साल हैं, ये आप लोगों के करियर के फॉर्मेटिव ईयर होने वाले हैं। ये डिसाइड करेंगे कि आप अपनी लाइफ को कैसे लीड करने वाले हो। तो इतना सब कुछ अगर स्टेक पर है, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम इस एग्जामिनेशन को बहुत ज़्यादा सीरियस लें। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि आपको बोर्ड एग्जामिनेशन से ज़्यादा सीरियसली सीयूईटी एग्जामिनेशन को टारगेट करना चाहिए या प्रिपेयर करना चाहिए। बिकॉज हो सकता है डाउन द लाइन 7 ईयर्स 8 ईयर्स डाउन द लाइन आपसे कोई पूछने नहीं आएगा कि आपके 12th में कितने मार्क्स आए, लेकिन हर इंसान आप किस कॉलेज से ग्रेजुएट होते हो या पोस्ट ग्रेजुएट होते हो, ये ज़रूर जानना चाहेगा। आपके 10th के परसेंटेज या 12th के परसेंटेज उतने मायने नहीं रखेंगे, जितना मायना ये रखेगा कि आप किस कॉलेज से पास आउट हो, आप किस कॉलेज के एलुमनाई हो। तो जब इतनी सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, करियर पूरी तरह से डिफाइन किया जा सकता है, तो क्यों ना जो दिन बचे हुए हैं, जो दिन हमारे हाथ में हैं, उनको हम इतनी अच्छी तरीके से यूटिलाइज करें कि वी कैन इंश्योर कि जो हमारा ड्रीम कॉलेज है, जो हमारी ड्रीम यूनिवर्सिटी है, जहां हम जाना चाहते हैं, जहां से हमारा करियर बिल्कुल अपलिफ्ट हो जाएगा, वो जगह पर हम पहुंच जाए। उसके लिए आप लोगों को कुछ बेसिक काम करने होंगे इन योर रिमेनिंग डेज। आई नो कि आप लोगों ने बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद से काफ़ी ज़्यादा मेहनत की होगी और अच्छी खासी तैयारी की होगी, लेकिन अभी भी अगर थोड़ी बहुत कमी है, या आपको लगता है कि नहीं नहीं अभी तक हम उतने सीरियस नहीं हुए थे जितना एग्जाम डेट आने के बाद हमें हो जाना चाहिए अब, तो आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। आज दो तीन ऐसी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर उनको आपने आंख बंद करके अपने रूटीन में इंक्लूड कर लिया, तो आपको अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन लेने से कोई नहीं रोक सकता। वो कौन सी 3-4 ज़रूरी बातें हैं, इन पर आज चर्चा होगी। लेकिन आज के सेशन में मैं पूरी तरह से फोकस करूंगा रीजनिंग के सब्जेक्ट पर। क्यों फोकस करूंगा? बिकॉज लाइफ में पहली बार आपको जीएटी यानी कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का एग्जाम देना है। आपने कोई भी यूनिवर्सिटी को अपनी प्रायोरिटी बनाई हो, जब आप सीयूईटी का फॉर्म फिल करते हो तो आपने 3 डोमेन सब्जेक्ट को चुना होगा, साथ में एक वर्बल एंड देन जीटी। तो जनरली ये 5 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलता है। वर्बल एक ऐसा सब्जेक्ट है या एक ऐसा सेक्शन है जो हम क्लास 1 से लेकर 12 तक पढ़ते आए हैं। आरसी से हम अवेयर हैं, वोकेबलरी से हम अवेयर हैं, बेसिक ग्रामर से हम अवेयर हैं, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन हमने किया हुआ है। तो उसमें आने वाले कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि मेरे लिए नई है। रही बात डोमेन सब्जेक्ट की, तो डोमेन सब्जेक्ट भी आपने क्लास 12th में पढ़ा हुआ है, आप अभी रिसेंटली बोर्ड एग्जामिनेशन देके आए हो। और अब तो और अच्छी चीज़ है, क्योंकि जब आप सीयूईटी का एग्जामिनेशन देने जाओगे तो आपके पास एमसीक्यूज होने वाले हैं। यानी कि आपको अब सब्जेक्टिव राइटिंग नहीं करनी, आपको किसी क्वेश्चन का पूरा आंसर नहीं लिखना है, आपको रटना नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स रट के जाते हैं और वहां पर पेपर वाले दिन वोमिटिंग कर देते हैं कि भाई जितना मुझे पढ़ना था, जितना मुझे याद करना था, याद करके चलो, वहां जाओ वोमिट करके चले आओ। तो सीयूईटी ऐसी कोई भी डिमांड आपसे नहीं करता, आपको अपनी बस बेसिक नॉलेज को वहां पर शोकेस करना है। आपके सामने क्वेश्चन आएंगे, आपके सामने ऑप्शंस आएंगे, आपको अपने करेक्ट ऑप्शन को मार्क करना है। तो उस केस में डोमेन सब्जेक्ट पे भी उतना बड़ा लोड नहीं होता। तो कहने का सेंस ये था कि डोमेन सब्जेक्ट से आप परिचित हो, आप वर्बल एबिलिटी से भी परिचित हो, यानी कि यू आर अवेयर ऑफ दैट सब्जेक्ट और दैट सेक्शन एज वेल। बट जीटी एक ऐसी चीज है जो कि आपने अभी तक फेस नहीं किया है लाइफ में। जीटी 3 चीजों से मिलकर बनता है: लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड जनरल अवेयरनेस। और ये तीनों की तीनों चीजें आपके पास पहली बार आएंगी। चैलेंज क्या है? चैलेंज है 1 घंटे के अंदर 50 क्वेश्चंस को करना, 60 मिनट में 50 क्वेश्चन करना, यानी कि 1 मिनट में आपके सामने
एक क्वेश्चन के लिए आपके सामने 1 मिनट से कुछ ज्यादा सेकंड होंगे। यानी कि अगर मैं बोलूँ 1 मिनट 15 सेकंड, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं होगी। यानी कि हर क्वेश्चन को देने के लिए आपके पास 1 मिनट 15 सेकंड है। अब 1 मिनट 15 सेकंड में आपको 50 क्वेश्चंस को उसी स्पीड से करना है, तो ये अपने आप में बड़ा चैलेंज है। और इस चैलेंज को तभी आप हैंडल कर पाओगे जब आपकी जीटी की तैयारी अच्छी हो। जीटी में एक बहुत ही स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, दैट इज एलआर। मैं एलआर पे क्यों एम्फेसाइज कर रहा हूं? क्योंकि एलआर एक वो एरिया है जहां से आप 100% स्कोर ले सकते हो अगर आपने कुछ चीजों को फॉलो कर लिया तो आज के सेशन में मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूं, इसी पॉइंट पर चर्चा होने वाली है कि भाई हम एलआर के स्कोर को मैक्सिमाइज कैसे करें। मैक्सिमाइज करने का मतलब 100% मार्क्स लाना है, कोई कमी नहीं छोड़नी। आपके पास छोटा सा भी स्कोप नहीं है कि आप एक क्वेश्चन इफ एंड बट में वहां पर दान करके चले आओ। आपको कोई भी क्वेश्चन डोनेट नहीं करना है। अगर एलआर के 18 क्वेश्चन आते हैं तो 18 आउट ऑफ 18 आपको करेक्ट करना है। अगर एलआर के 20 क्वेश्चन आते हैं तो 20 आउट ऑफ 20 आपको करेक्ट करना है। आउट ऑफ 50 एलआर के कितने क्वेश्चन आएंगे ये तो आपको कोई नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको रेंज बता सकता हूं कि 15 से लेकर 20 क्वेश्चन के बीच में कोई भी नंबर आपको एलआर को देखने को मिल सकता है। यानी कि 15 से 20 के बीच में हो सकता है 18 क्वेश्चन आए, हो सकता है 19 क्वेश्चन आए, हो सकता है 20 क्वेश्चन आए, यू नेवर नो। और अब तो और भी ज्यादा प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, क्योंकि अलग अलग दिनों में पता नहीं कितने शिफ्ट में एलआर का पेपर आप देखोगे, यानी कि जीटी का पेपर देखो। तो अब सबसे पहली चीज, अब खास करके आखिरी मोमेंट्स में उन लोगों के लिए जिनको अभी तक सिलेबस भी नहीं पता है, जिनको यही नहीं पता है कि एलआर में पढ़ना क्या था, उन्होंने कहीं कहीं बातों में, सुनी सुनाई बातों में कुछ टॉपिक जो बहुत बेसिक से टॉपिक होते हैं, जो बहुत पॉपुलर से टॉपिक होते हैं, वो आप पढ़ के चले जाते हो, लेकिन इससे आप 100% मार्क्स तो इंश्योर नहीं कर पाओगे। आपको अगर जीटी में गलती करना है या गलती करने का कोई स्कोप है तो जीए है, तो जनरल अवेयरनेस वाला सब्जेक्ट है, तो वहां पर आप डेफिनेटली मार्क्स लूज करोगे। वहां पर करंट अफेयर्स आएगा, वहां पर स्टैटिक जीके आएगी, और कोई भी कैंडिडेट ये 100% श्योरिटी तो नहीं दे सकता कि जीए के सारे क्वेश्चन करके आएगा या उसके सारे के सारे क्वेश्चन सही होंगे। तो अगर मैं जीटी ओवरऑल की बात करूं तो एलआर एंड क्वांट, ये दो ऐसे सेक्शन है जहां पर आप गलती करने का कोई स्कोप लेके जा नहीं सकते। गलतियां करनी है, अगर मार्क्स लूज करना है तो जीए करिए। वहां पर करंट अफेयर्स के एक दो क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे, सबको दिखेंगे, जो कि आपने कभी नहीं सुना होगा, कभी नहीं पढ़ा होगा, तो वहां पर आप करिए गलती, वहां पर वो बफर लेके चलना है। लेकिन एलआर एंड क्वांट पे 100% एक्यूरेसी चाहिए, और वो भी कम से कम टाइम में उसको निपटाना है। तो पहला काम जो बहुत जरूरी बात है वो ये है कि भाई एलआर में टॉपिक क्या है। ये खास करके उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक कुछ टॉपिक छुए भी नहीं होंगे, कैसे करना है, क्या करना है, वो सारी बातें होंगी। तो चलिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को रीजनिंग का सिलेबस दिखा देता हूँ, ठीक है। अगर आप नंबर ऑफ टॉपिक्स को काउंट करना चाहोगे तो विल गेट 24 टू 25 टॉपिक्स, 24 से 25 टॉपिक हैं जो कि आपको कवर करना है। आई डोंट नो कि आप लोगों ने उसको कवर किया है नहीं किया है। जिन लोगों ने कवर कर लिया है, वेरी वेल डन, बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों ने नहीं किया है अभी तक, वो कम से कम अवेयर तो हो जाओ कि ये भी आपके सिलेबस में है। पिछले 3 साल के सीवीटी में ये टॉपिक्स भी देखने को मिले हैं, और अगर आपने अभी तक उनकी प्रैक्टिस नहीं की है, उनको टच नहीं किया है, तो कंप्लीटली योर लॉस। हो सकता है कि आपके पेपर में वो आ जाए टॉपिक, आप वहां पर टाइम किल करो, अपनी एनर्जी वेस्ट करो, मार्क्स भी ना मिले। तो सबसे पहले तो आप सारे के सारे टॉपिक्स नोट कर लो। जिनके पास नोटेड है वेल एंड गुड, नहीं नोटेड है तो आप नोट करिए। अल्फाबेट टेस्ट एंड सीरीज एंड अल्फा न्यूमेरिक टेस्ट एंड सीरीज, ये दो टॉपिक है जो कि अल्फाबेट्स पर काम करते हैं, लेटर्स पर काम करते हैं। बहुत सारे टाइप्स के प्रॉब्लम्स होती हैं इसके अंदर, हर एक टाइप को आपको कवर करना है, ठीक है। नहीं किया है तो मैं अभी अंत में, वीडियो के अंत में ये भी बताऊंगा कि आप कहां से कवर करोगे, जस्ट बी विद मी। तो ये दो टॉपिक हैं जो कि लेटर्स पर काम करते हैं। लेटर्स पे आपकी फुल ऑन एक्यूरेसी होनी चाहिए, हर टाइप के प्रॉब्लम्स आपको पता होने चाहिए कि भाई इन दोनों टॉपिक से क्या क्या टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं, उनको कैसे कम समय में अटेम्प्ट करना होता है। जब तक आप किसी भी चैप्टर के सारे टाइप नहीं जानोगे, उनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक मैं आपसे स्पीड तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता एटलीस्ट। तो स्पीड तभी बनेगी जब आपको अवेयरनेस हो कि भाई टाइप्स क्या है किसी भी चैप्टर के। देन कम्स कोडिंग डिकोडिंग, ये भी लेटर पर ही बेस्ड होता है, कोडिंग डिकोडिंग। तो अगर आपका अल्फा न्यूमेरिक टेस्ट और अल्फाबेटिकल टेस्ट कंप्लीट हो चुका है तो आप कोडिंग डिकोडिंग में अच्छा खासा स्पीड मेंटेन कर सकते हो, अगर आपको सारे पैटर्न्स ऑफ कोडिंग डिकोडिंग पता है तो। देन कम्स बॉड मास बेस्ड क्वांटिटेटिव रीजनिंग, यानी कि जो बेसिक कैलकुलेशन होती है बॉड मास बेस्ड होती है, वो पूछी जाती है आपसे। बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, इसमें भी आपने अगर प्रैक्टिस कर लिया, क्वेश्चंस को देख लिया, तो आप आराम से कवर कर सकते हो।
देन कम्स डिस्टेंस डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर रैंकिंग। ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जहाँ पर आपके लिए कुछ नई चीजें होंगी। क्लास 12th तक जिन्होंने अभी तक अपनी पढ़ाई की है, उन लोगों ने इस तरह के क्वेश्चंस नहीं देखे होंगे, तो उनको ये भी प्रैक्टिस करना है, पता होना चाहिए कि टाइप्स क्या है, किस डिफिकल्टी लेवल की प्रॉब्लम्स आती हैं, ये इस पेपर का जो मैक्सिमम डिफिकल्टी लेवल होता है वो कहाँ तक जा सकता है, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। देन कम्स सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल। ये 2 टॉपिक ऐसे होते हैं जो कि स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। इन पर भी अभी बात करूंगा मैं। अभी तो हम लोग केवल एक बार ओवरव्यू ले रहे हैं कि टॉपिक कौन कौन से हैं हमारे पास। तो ये सारे टॉपिक्स हैं। देन कम्स कैलेंडर। कैलेंडर इज समथिंग जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, लेकिन ज्यादा कुछ पता नहीं होता। क्वेश्चंस के क्या टाइप होते हैं, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, वो भी नहीं पता होता। फिर बात आती है ये दो नॉन वर्बल रीजनिंग आ गई, यानी कि पिक्चर बेस्ड रीजनिंग आ गई, क्यूब एंड डाइस। देख सकते हो आप नॉन वर्बल रीजनिंग के टॉपिक्स को आपने येलो कलर से मार्क किया हुआ है यहाँ पर, डाइस, क्यूब, देन फिगर काउंटिंग, मिरर इमेज, वाटर इमेज एंड द कंप्लीट नॉन वर्बल रीजनिंग की सीरीज। तो अगर मैं डाइस, क्यूब के अलावा पिक्चर रीजनिंग की बात करूं तो ये फिगर काउंटिंग, जिसके अंदर हमें 3 चीजें कवर करनी होती है, ट्रायंगल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल काउंटिंग। एंड देन वी हैव मिरर इमेज, वाटर इमेज एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर आपके पास ये डिफरेंट चैप्टर्स होते हैं, जिसमें नॉन वर्बल एनालॉजी होती है, या नॉन वर्बल क्लासिफिकेशन होता है, एम्बेडेड फिगर्स होते हैं, मिसिंग फिगर्स होते हैं, फिगर कंप्लीशन होता है। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं नॉन वर्बल रीजनिंग यानी कि पिक्चर बेस्ड रीजनिंग के, जिसमें शुरुआत होती है डाइस एंड क्यूब के साथ, देन फिगर काउंटिंग, देन वी हैव मिरर इमेज, वाटर इमेज एंड द कंप्लीट लिस्ट ऑफ नॉन वर्बल रीजनिंग। ठीक है। अब बात आती है भाई लॉजिकल रीजनिंग के अंदर क्या करना है। ओके, बिफोर दैट आपके पास क्लॉक है, नंबर बेस्ड सीरीज है, लॉजिकल वेन डायग्राम है, सिलोजिज्म है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। देन एनालॉजी है, जिसमें वर्ड एनालॉजी, लेटर एनालॉजी, नंबर एनालॉजी होगी। फिर क्लासिफिकेशन है, जहां पर आप ऑड वन आउट निकालते हो। देन नंबर बेस्ड पजल होती है, जिसको हम अलग अलग टाइप के फिगर में देखते हैं। अलग अलग टाइप के फिगर में कुछ नंबर्स गिवन होते हैं एंड देन वन नंबर वुड बी मिसिंग, जिसको आप आइडेंटिफाई करते हो। देन लॉजिकल सीक्वेंसिंग ऑफ वर्ड्स, किस तरीके से किस सीक्वेंस में आप वर्ड को अरेंज करते हो वो भी आप देखोगे। एंड देन कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट विच इज क्रिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग एक ऐसा ग्रे एरिया होता है जिसको स्टूडेंट्स प्रैक्टिस नहीं करते। उनको लगता है कि यहाँ पर तो क्वेश्चंस में बहुत गलतियां हो रही है, इनको कैसे प्रैक्टिस किया जाए, या जब गलतियां ज्यादा होने लगती हैं तो आप वैसे ही टॉपिक से दूर हो जाते हो। आपको लगता है कि ये टॉपिक मेरी वीकनेस है, और जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे मैं इसको अवॉइड करने की कोशिश करूंगा। आपको यहाँ पर ये समझना होगा कि क्रिटिकल रीजनिंग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट होता है लॉजिकल रीजनिंग का, एलआर का। और यहाँ पर अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, द बेसिक आइडिया ऑफ द टॉपिक इज क्लियर, वेरी मच क्लियर, तो बस केवल और केवल आप आइडियाज को, कॉन्सेप्ट्स को ब्रश अप करके, प्रैक्टिस करके यहाँ से 100% मार्क्स इंश्योर कर सकते हो। यहाँ पर कोई कैलकुलेशन नहीं है, यहाँ पर आपका टाइम बचने वाला है, एनर्जी बचने वाली है, एंड देन एट द एंड ऑफ द डे आप यहाँ से नंबर ले आओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये जो मिथ है उसको मैं बर्स्ट करना चाहूंगा कि भाई क्रिटिकल रीजनिंग बहुत टफ टास्क होता है सर, कुछ क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चन सही हो जाते हैं, 50-50 एक्यूरेसी होती है, तो मजा नहीं आता। तो उसके मैंने रीजंस बताए। मजा इसलिए नहीं आता क्योंकि आपने डायरेक्टली जंप कर दिया इन टॉपिक्स पे, ना आपने बेसिक को कवर किया, ना आपने कॉन्सेप्ट को समझा, ना आपने टेक्निकलिटीज को देखा, ना आपने रूल्स पढ़े। आप डायरेक्टली अगर क्वेश्चन पे जंप करोगे और प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे तो 50-50 तो रहेगा ही। आप चाहे 10 दिन प्रैक्टिस कर लो या 10 महीने प्रैक्टिस कर लो, आप यहाँ पर कभी भी परफेक्ट नहीं बन पाओगे। ठीक है, तो इसके लिए रूल्स रेगुलेशन का जानना बहुत जरूरी होता है। और यहां से अगर मैं बात करूं, कॉज एंड इफेक्ट, कोर्स ऑफ एक्शन, अजम्पशन, आर्ग्यूमेंट, इन्फ्रेंसेस एंड कंक्लूजन, अगर इनकी मैं बात करता हूं तो यहाँ पर आपके 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, समटाइम्स 4, समटाइम्स 3, समटाइम्स 5। तो फ्री के मार्क्स, यहाँ पर तो कोई कैलकुलेशन भी नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना, फ्री के मार्क्स हैं जिसको आपको लूटना है। यू हैव टू अर्न दोज मार्क्स। अब जो ये ओवरऑल मैंने आपको सिलेबस दिखाया है रीजनिंग का, ये तो उन लोगों के लिए दिखाया गया है जिनको पता ही नहीं है कि ये मेरा रीजनिंग का सिलेबस है। ये वो लोग होंगे जो पेपर में जाके सरप्राइज एलिमेंट देखेंगे, अरे ये कौन सा क्वेश्चन था, ये किस चैप्टर का क्वेश्चन था, अरे सर ये पता नहीं कुछ ऐसा अलग सा क्वेश्चन आ गया था पेपर में। ये उन लोगों की लैंग्वेजेस होती हैं जिनको अपने सिलेबस के बारे में पता नहीं होता। तो ये कंप्लीट लिस्ट जो मैंने शो किया है ये आप लोगों के लिए है, खास करके उन लोगों के लिए जिनको अभी भी कुछ टॉपिक्स के बारे में नहीं पता था। आज मैंने बता दिया, अब जाके आप इसको कवर करेंगे। कैसे कवर करेंगे, मैंने क्या बोला था, वीडियो के एंड में तक रहना, बने रहना, आई लेट यू नो। देन
अब मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगा कि जो मैंने पूरी लिस्ट दिखाई है उस लिस्ट में कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो कि बच्चों को परेशान करते हैं। अच्छा, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं अपने टीचिंग एक्सपीरियंस के थ्रू बोल रहा हूँ, बिकॉज जितने भी बैचेस में हम लोग स्टूडेंट्स को फेस करते हैं, स्टूडेंट्स को हैंडल करते हैं, वहां पर अक्सर इन टॉपिक्स में मैक्सिमम मिस्टेक करते हुए स्टूडेंट्स दिखाई देते हैं। तो जो कंप्लीट लिस्ट थी, कंप्लीट सिलेबस था, उसमें ये 8 टॉपिक ऐसे हैं जिसमें स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है। दिक्कत इन टर्म्स ऑफ या तो टाइम ज़्यादा लगता है, या तो वो गलतियां करते हैं, या तो उनको चीज़ें पता नहीं होती हैं, या प्रैक्टिस की कमी लगती है। तो वो टॉपिक्स मैंने आपके सामने लिस्ट अप कर दिया है। यहाँ पर आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि ये वो टॉपिक है जो कि आपको भीड़ से अलग करेंगे। मैं ये नहीं बोलूंगा कि डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का कोई क्वेश्चन आएगा तो आप नहीं कर पाओगे, सब लोग कर लेंगे, या केवल कुछ लोग कर पाएंगे बाकी लोग नहीं कर पाएंगे। पर डिस्टेंस डायरेक्शन का टॉपिक है, क्वेश्चंस कोई भी हो उस चैप्टर के, आप आराम से कवर करोगे। आप क्या करोगे, पूरी जनता कवर करेगी उसको, हर एक कैंडिडेट का वो क्वेश्चन सही होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो उसमें आप अपने आप को भीड़ से अलग नहीं कर सकते। आपको अगर डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट बनना है, आपको रैंक स्कोर करनी है, आपको बेटर परफॉर्मर बनना है एज कम्पेयर टू योर फेलो कॉम्पिटिटिव कैंडिडेट्स, तो आपको वहां पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा जहां पर सबकी कमजोरी है। और ये वो टॉपिक्स है। पहला, काउंटिंग ऑफ फिगर्स। इस चैप्टर के अंदर 3 चीजें होती हैं, ट्रायंगल काउंटिंग होता है, स्क्वायर काउंटिंग होता है, रेक्टेंगल काउंटिंग होता है, और रिसेंट डेज में हम लोगों ने नंबर ऑफ लाइंस, कितने लाइन है किसी भी फिगर में, वो भी आते हुए देखा है। तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पर 4 चीजें आपको कवर करनी है, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड नंबर ऑफ लाइंस। अब ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अगर आपको ट्रिक्स नहीं पता है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, ये मैं गारंटेड कह सकता हूं, मैं रिटन पेपर पे लिख सकता हूं कि अगर आपने यहाँ पर टॉपिक्स को नहीं कवर किया है, सारे टाइप्स को कवर नहीं किया है, ट्रिक्स नहीं सीखे, तो आपका 100% वो क्वेश्चन गलत होने वाला है। आप टाइम भी वेस्ट करोगे, आप ऑप्शन भी गलत मार्क करके आओगे, और आपको अपने आंसर पर कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से कवर करके जाना। एक क्वेश्चन या समटाइम्स 2 क्वेश्चन तो रखे रहते हैं आपके पेपर में, और ये 5 मार्क्स आपको अपने कंपटीशन से, अपने अपने कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट से एक एज दे देगा। तो आपको अगर थोड़ा सा आगे जाना है एज कम्पेयर टू योर फेलो कॉम्पिटिटर्स, तो ये वो टॉपिक्स है। एक क्वेश्चन आया तो 5 मार्क्स का एज है, 2 क्वेश्चन आया तो 10 मार्क्स का एज है। 10 नंबर बहुत बड़ी बात होती है जब 15 लाख बच्चे फॉर्म फिल करके पेपर देने वाले हैं। नाउ देन कम्स क्यूब्स। मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स डाइस तो कवर कर लेते हैं, लेकिन क्यूब में उनकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि क्यूब में 2 मेजर कॉन्सेप्ट होते हैं, क्यूब का कटिंग एंड क्यूब का कलरिंग। क्यूब को कलर करके उसको कट किया जाता है और फिर रैंडम सवाल पूछे जाते हैं। अब अगर आपको कटिंग या कलरिंग का कॉन्सेप्ट नहीं पता है, क्या क्या टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो नहीं पता है, तो आप यहां पर भी कुछ नहीं कर सकते। आपको आराम से किसी भी क्वेश्चन में फंसाया जा सकता है, उलझाया जा सकता है, और आप उलझते भी हो। ठीक है, तो ये आपको कवर करना है, एक्स्ट्रा एफर्ट डालने हैं इन टॉपिक्स पे। देन कम्स आपका सिरदर्द, विच इज सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स। मैंने सिरदर्द क्यों बोला, बिकॉज ये अक्सर देखा गया है कि सर सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल में दिक्कत आती है, टाइम ज्यादा लगता है, सर कॉन्फिडेंस नहीं आता है, सर कोई तरीका बता दो, कोई फॉर्मूला बता दो, कोई ट्रिक बता दो। भाई, सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल इज जस्ट लाइक टाइंग योर शू लेसेस। आप अपने जूते का फीता बांधते हो, तो किसी दिन जूते का फीता जब ओपन कर रहे होते हो, खोल रहे होते हो, तो अगर आपने गलत तरीके से नॉट को खोला तो फिर आपको शू लेसेस के साथ लड़ाई करनी पड़ती है। लेकिन अगर किसी दिन आपने बहुत आराम से करेक्ट तरीके से अगर नॉट को खोला, तो आप किसी से बात भी कर रहे हो, कोई कुछ दिमाग में चल भी रहा हो, तो आप स्मूथली शू लेसेस को ओपन कर लेते हो, आपको पता भी नहीं चलता, एफर्टलेसली आप आराम से उसको ओपन करते हो। तो सिटिंग अरेंजमेंट इन पजल इज ऑल अबाउट दैट, जस्ट ओपनिंग योर शू लेसेस। आपको ये पता तो होना चाहिए कि नॉट को खोलना कैसे है, क्वेश्चन पे अटैक कहाँ करना है। अगर अभी इंडिया पाकिस्तान में लड़ाई हो रही है, तो इंडिया ने सबसे पहले तो उनके एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया, तो पहले तो एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करो ना, तब तो उधर से आपकी जब एयरक्राफ्ट कैरियर जाएंगे या एयरक्राफ्ट जाएंगे, फाइटर क्राफ्ट जाएंगे, तो वो उनको अटैक करेंगे, उनको कोई खतरा नहीं है। तो पहला काम एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करना था, तब जाके अटैक करना था। आपको सिटिंग अरेंजमेंट पजल में यही करना होता है। लेकिन ये आइडेंटिफाई कैसे करें कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम है कहाँ, इस 2 टॉपिक का एयर डिफेंस सिस्टम कौन सा है, किस लाइन से हमें क्वेश्चन को ओपन करना है, और वो मैं सिखाऊंगा, मैंने सिखाया है,
बहुत सारे स्टूडेंट्स को बैचेस में भी सिखाया है। अगर आपको ये नहीं पता है तो डेफिनेटली टाइम लगने वाला है। तो सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल इज ऑल अबाउट आइडेंटिफाइंग द पॉइंट फ्रॉम वेयर वी कैन स्टार्ट द प्रॉब्लम। आप वो पॉइंट तो ढूंढो जहां से प्रॉब्लम शुरू करोगे। आपका ये एटीट्यूड तो क्लियर हो कि किसी भी सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल को अगर मुझे ओपन करना है, खोलना है, तो कौन कौन से पॉइंट है जहां से हम शुरू कर सकते हैं। रैंडमली आप किसी भी पॉइंट से शुरुआत नहीं कर सकते। हर एक लाइन का क्या मतलब होता है, हर एक इंफॉर्मेशन को कैसे डिकोड करते हैं, बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन है जिसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सारी चीजें प्रैक्टिस करने के बाद ही आएंगी। ठीक है, तो टाइम बचाना है यहाँ पर। प्रॉब्लम को सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मैं कोई सिटिंग अरेंजमेंट या पजल की प्रॉब्लम दे दूं और आपने 10 मिनट में सॉल्व किया, क्या फायदा? 10 मिनट में सॉल्व करके नंबर लेके क्या फायदा? जो काम 2 मिनट में करना था आपने 10 मिनट में किया है, आपने 5 गुना ज्यादा टाइम लिया है। तो वैसे ही आप बाहर हो रेस के। आप वहां पर कॉलर अपने ऊपर नहीं कर सकते कि सर मैंने सेटिंग अरेंजमेंट और पजल को सॉल्व कर लिया। भाई क्या फायदा जब 5 गुना टाइम लेके सॉल्व कर रहे हो? फिर तो मैं किसी को भी बोल दूं कि भाई 1 दिन का टाइम लेके सॉल्व कर लो, वो तो कर लेगा। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, समझना, जानना एंड इसके वेरिएशंस को कवर करना। देन कम्स क्रिटिकल रीजनिंग, जिसके बारे में अभी मैंने थोड़ी देर में पहले बताया था। क्रिटिकल रीजनिंग ये एक ऐसा अनटच्ड एरिया होता है एलआर का जो कि मैक्सिमम कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम देता है। और प्रॉब्लम क्यों देता है? क्योंकि आप पढ़ते नहीं हो। क्रिटिकल रीजनिंग के अंदर 6 टॉपिक होते हैं। अजम्पशन होता है, कोर्स ऑफ एक्शन होता है, कॉज एंड इफेक्ट होता है, असर्शन रीजन होता है, आर्ग्यूमेंट होता है, इन्फरेंसेस एंड कंक्लूजन होता है। तो ये 6 चैप्टर्स मिलके क्रिटिकल रीजनिंग एक ओवरऑल सेगमेंट बनाते हैं एलआर का। जब आपको रूल्स नहीं पता है, और ऑनेस्टली दिल पे हाथ रख के बताना कि आप में से कितने कैंडिडेट्स ने क्रिटिकल रीजनिंग को प्रॉपर तरीके से कवर किया? नहीं किया है। ऑनेस्ट रिस्पॉन्स अगर आप देना चाहोगे तो आप बोलोगे नहीं किया है सर। हमने डायरेक्टली क्वेश्चंस को देखा है, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की है, कुछ क्वेश्चन सही हो गए तुक्के में, अधिकतर क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। फिर कहते हैं कि सर ये बहुत टफ है। भाई टफ क्यों है? बिना पढ़े जब जाओगे लड़ाई करने के लिए, बिना ट्रेनिंग के मैं बोल दूं AK-47 लेके चले जाओ बॉर्डर पे, भाई ट्रेन तो कर लो अपने आप को। तो क्रिटिकल रीजनिंग टफ नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको पता तो हो कि टॉपिक्स क्या है, उनके सोचने का तरीका क्या है, रूल्स क्या है, ट्रिक्स क्या है, किन किन चीजों को ध्यान में रखना होता है। आराम से आप क्लॉक करना शुरू करोगे। नेक्स्ट, ये दो ऐसे टॉपिक हैं जो कि हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, लेकिन हमने कभी भी इन दोनों चीजों को एज अ सब्जेक्ट इमेजिन नहीं किया था। फर्स्ट टाइम क्लॉक और कैलेंडर, अरे ये भी कोई चैप्टर हुआ क्या? बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में एक सवाल होता है, सर क्लॉक वो भी पढ़ना होता है क्या? बिल्कुल पढ़ना होता है भाई, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट होते हैं। रैंडमली अगर मैं आपसे पूछ लूं कि भाई बताओ 1945 का कैलेंडर आने वाले कौन से ईयर के कैलेंडर के साथ मैच करेगा? शॉक। अगर मैं रैंडमली बोल दूं बताओ 2 अक्टूबर 1869 महात्मा गांधी का बर्थडे, ये कौन सा वीक का दिन था बताना जरा। आप बोलोगे सर ये कोई सवाल है, 2 अक्टूबर 1869 मैं कैसे बताऊं? गूगल करना शुरू करोगे। जब आप तरीका सीख लोगे ना तो 30 सेकंड के अंदर इसका आंसर दोगे, 30 सेकंड्स, विदाउट द हेल्प ऑफ एनीथिंग। इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होते हैं ये दोनों। क्लॉक, मैंने अगर पूछ दिया कि भाई बताओ घड़ी में 8:45 या 8:47 का टाइम हो रहा है, एंगल कितने डिग्री का है आवर हैंड मिनट हैंड के बीच में? सर ये कैसा सवाल है? बिल्कुल बिल्कुल सवाल है ये। तो ये दो ऐसे टॉपिक हैं जो कि एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमें पता नहीं है। तो पता करना है क्या क्या टाइप्स हैं, कैसे उनको सॉल्व करना है, एकदम बेसिक टू हाईएस्ट लेवल तक का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए फ्रॉम दीज टू टॉपिक्स। तो इसको इंश्योर करना। देन बात आती है नंबर्स के साथ खेलना। नंबर सीरीज एंड पजल, ये भी आपकी दुखती हुई रग है। ये भी आपका वो एरिया है, ग्रे एरिया है, जहां पर आपकी हालत खराब होती है। क्यों हालत खराब होती है? क्योंकि आपने कभी भी नंबर सीरीज को टाइप बाय टाइप तो पढ़ा नहीं है। नंबर सीरीज के स्टैंडर्ड टाइप होते हैं, उन्हीं स्टैंडर्ड टाइप में से किसी एक टाइप पे आपको क्वेश्चन बनाकर देता है पेपर में। ऐसा नहीं होता कि मेरा मन कर रहा है कुछ भी मैंने बना के दे दिया, बिल्कुल नहीं। हर स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन का स्टैंडर्ड तरीका होता है सवालों को पूछने का। तो नंबर सीरीज किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है तो वो एक सेट स्टैंडर्ड टाइप के ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसके बाहर वो कभी नहीं जाते और कभी नहीं गए हैं और ना जाएंगे। आपको पता नहीं है इसलिए आपको लगता है कि अरे ये तो रैंडम क्वेश्चन है, कोई रैंडम क्वेश्चन नहीं है। आपको सेट स्टैंडर्ड टाइप के बारे में पता होना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन उन्हीं में से किसी एक टाइप का होगा।
टाइम लिमिट के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, 1 मिनट के अंदर सारे क्वेश्चन को खत्म कर दो। दैट इज माई प्रॉमिस टू यू। पढ़ के तो देखो। बात आती है नंबर बेस्ड पजल की। जब नंबर पर एनालॉजी आती है, नंबर पर क्लासिफिकेशन आता है, यानी कि ऑड वन आउट निकालो नंबर्स पर, एक नंबर का दूसरे नंबर के साथ क्या कनेक्शन है, वैसा ही कनेक्शन तीसरे और चौथे नंबर के बीच में निकालो। वहां पर हालत खराब हो जाती है। अगर कोई फिगर में दे दूं, उसका एक अननोन सेगमेंट में कोई नंबर रखा हुआ है, वो मैं दे दूं, आपको पता ही नहीं होता है करना क्या है, कैसे करना है। आपको तो लगता है कि सर हिट एंड ट्रायल करते हैं। सर कभी कभी तो लॉजिक 2-3 बार में निकल जाता है, कभी कभी बैठे रहना पड़ता है, पूरे एक दिन तक कोई लॉजिक समझ में नहीं आता। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? आप खुद सोचो। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्या ऐसा क्वेश्चन रखेगा जिसका कोई सिर नहीं है, पैर नहीं है? नहीं रखेगा ना, वो तो नहीं कर सकते। तो सीधी सी बात है, जब हम नंबर सीरीज एंड पजल के वेल स्टैंडर्ड फॉर्मेट पता ही नहीं करते, जानते ही नहीं है, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं खुद से कि भाई कोई भी क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर मैं कर लूंगा या 1-1.25 मिनट के अंदर कर लूंगा। तो वो सारी चीजें, ये एरियाज हैं जिन पर आपको काम करना है, और ये वो टॉपिक्स हैं जो कि ट्रबल करते हैं। ये वो टॉपिक्स हैं जहां से आप भीड़ से अपने आप को अलग कर लोगे। यहाँ इन टॉपिक्स में आपको कोई चैलेंज करने नहीं आएगा, बहुत कम बच्चे होंगे, और जब कम बच्चों में फाइट करनी है तो आपको कौन रोकेगा? नोबडी कैन स्टॉप यू। चलो, अब बात आती है कि कैसे स्पीड अप करना है। ठीक है, स्पीड अप करने का तरीका क्या है और हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी माय टारगेट? देखो, टारगेट बहुत सिंपल है। मैंने जैसे कि आपको बताया कि एलआर के पेपर में, सीयूईटी में, जीटी के अंदर जो एलआर का सेगमेंट आएगा उसमें आपको 15 से 20 क्वेश्चन दिखाई देंगे। हो सकता है किसी दिन किसी के सेट में 16 क्वेश्चन हो सकता है किसी दिन किसी के सेट में 20 क्वेश्चन हो, 18 क्वेश्चन हो, 17 क्वेश्चन हो। तो उस पर कोई लड़ाई नहीं करनी कि सर मेरे में इतने थे, मेरे में इतने थे, आपने तो इतना बोला था। मैंने आपको एक रेंज दे दिया कि 15 से 20 क्वेश्चन में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जनरली 15 के नीचे नहीं जाते हैं वो, जनरली 20 के ऊपर नहीं जाएंगे, अदरवाइज फिर क्वांट और जीए में उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, विच दे डोंट वांट। एक प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करते हैं एलआर, क्वांट और जीए के बीच में। तो ये तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। अब अगर मैं 20 क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट करता हूं, तो 20 क्वेश्चन को करने में आपको कितने मिनट का वक्त लगना चाहिए? 12 से 15 मिनट। ठीक है, 12 to 15 मिनट्स के अंदर अंदर आपका रीजनिंग का पेपर खत्म हो जाना चाहिए। आप बोलोगे सर ये तो बहुत ही इमेजिनरी टारगेट दे दिया आपने, एक तो हाइपोथेटिकल टारगेट दे दिया। बिल्कुल हाइपोथेटिकल टारगेट नहीं है, मैंने ज्यादा दे दिया टाइम आपको। आपको तो वैसे 10 मिनट के अंदर करना चाहिए था। अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे फ्रॉम डे 1, तो आप 10 मिनट के अंदर आराम से क्लेम कर दोगे, कॉन्फिडेंटली क्लेम कर दोगे कि आप 10 मिनट के अंदर पेपर को निपटा दोगे। 15 to 20 क्वेश्चंस विद इन 10 to 12 मिनट्स मैक्सिमम। मैंने तो आपको एक्स्ट्रा रख दिया है। और अगर आपने 15 क्वेश्चन, ये 20 क्वेश्चन 15 मिनट के अंदर अंदर निपटा दिए, 14 मिनट, 13 मिनट, 12 मिनट, तो आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम होगा मैथ्स के कैलकुलेशन को देने के लिए। वो भी एक टारगेट है। भाई क्वांट में तो कैलकुलेशन करनी पड़ती है ना, क्वांट से आप भागते हो, तो क्वांट के लिए तो एक्स्ट्रा टाइम निकाल के रखना पड़ेगा। वो कहां से निकालोगे? एलआर और जीए से। तो आपको ये टारगेट करना है कि रीजनिंग के 15 से 20 क्वेश्चन को आप 10 से 12 मिनट, अगर 15 क्वेश्चन आते हैं तो 10 से 12 मिनट, 20 क्वेश्चन आते हैं तो 12 से 15 मिनट के बीच में निपटा दोगे। अब इसके लिए तो आपको क्या चाहिए? आपको ट्रिक्स चाहिए। भाई ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप एक बेसिक अप्रोच लेते हुए बोर्ड एग्जामिनेशन में जो अप्रोच आप फॉलो करते थे, उस अप्रोच के साथ आप 20 क्वेश्चन कर लोगे 12 से 15 मिनट के बीच में। आप कहोगे कुछ और, होगा कुछ और। आप जाओ करने के लिए विदाउट ट्रिक, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। कहाँ चले गए 30 मिनट आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये जो आपका टारगेट है वो तभी अचीव हो पाएगा जब आपको ट्रिक्स पता होंगी। तो पहले तो अपने आप से पूछिए कि क्या आपको सारे सब्जेक्ट के, सारे चैप्टर्स के, सारे टाइप के ट्रिक्स आपको पता है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल ऑनेस्टली आस्क योरसेल्फ। अगर नहीं पता है तो फिर अपने आप को एक इमेजिनरी टारगेट क्यों देते हो? क्यों बोलते हो कि सर मेरा हो जाएगा, अगर ऐसा हुआ तो? अरे अगर ऐसा हुआ तो? अगर मेरे चाचा चाची की मूछें होती तो वो चाचा नहीं होते? क्यों? अगर ऐसा हुआ तो अगर मगर में, तो फिर दुनिया गोल की जगह में तो स्क्वायर बना दूं। अगर दुनिया स्क्वायर होती तो, अगर दुनिया फ्लैट होती तो अगर ऐसा हुआ क्यों? अगर मगर में नहीं जाना है, ये आपके करियर का सवाल है। आपको ट्रिक्स पे जाना है। ट्रिक्स नहीं सीखोगे, हर टाइप के आपके पास एक ट्रिक नहीं होगी, ये टारगेट अचीव नहीं कर पाओगे। और ये वही लोग कर पाते हैं जिनको ट्रिक्स पता होती हैं, जो सीखते हैं। ठीक है, सबसे पहले कि जो मेरा टारगेट है वो कैसे अचीव होगा, जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं वो कैसे आप अचीव कर पाओगे अपने टारगेट को। पहला काम, स्टेप नंबर 1,
और ये सबको करना है। मैंने क्या बताया था, अगर जो मैंने आज सजेस्ट किया है वो फॉलो कर लोगे, आपको 100% मार्क्स लेने से कोई रोक नहीं सकता, और विद इन टाइम, यानी कि 12 मिनट से 13 मिनट 14 मिनट के अंदर अंदर खत्म कर दोगे आप। कॉन्सेप्ट एंड कवरेज का मतलब क्या होता है, हर चैप्टर में कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने कैलेंडर पढ़ा, या फॉर एग्जाम्पल आपने क्लॉक पढ़ा, तो आपको पता तो क्लॉक में 7 टाइप हैं जो कि मुझे कवर करने हैं। टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 3, 4, 5, 6, 7। अगर आपको यही नहीं पता है तो फिर मैं कैसे एक्सपेक्ट करूंगी, क्लॉक का कोई क्वेश्चन दूंगा आप कर लोगे? तो हर चैप्टर को टाइप बाई टाइप बाइफरकेट करना है, तोड़ देना है, और फिर उसके बाद हर टाइप की ट्रिक सीखनी। तो कॉन्सेप्ट एंड कवरेज का मतलब क्या है कि पहले तो आपको हर चैप्टर को टाइप बाय टाइप ब्रेक करो, हर टाइप के ट्रिक्स को सीखो, उनकी प्रैक्टिस करो, उनके एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस लगाओ, तब जाके अपने आप को सिक्योर कर सकते हो, बोल सकते हो कि हाँ अब लेके आओ रीजनिंग का कोई भी पेपर, मैं 100% मार्क्स लूंगा और विद इन टाइम लूंगा। ठीक है। दूसरा, ट्रिक्स सीखनी है, जैसा कि मैंने बताया, टाइप पहले पता करो। कॉन्सेप्ट एंड कवरेज का मतलब इस टाइप का क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, उसकी डिमांड क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। हर टाइप में ट्रिक्स, कुछ टाइप ऐसे भी मिलेंगे जहां पर ट्रिक नहीं काम करती, यहाँ पर कोई ट्रिक अवेलेबल नहीं होती, ठीक है कोई बात नहीं, वहां पर हम अपने तरीके को फॉलो कर लेंगे। बेसिक्स तो हमने सीखा है ना, कॉन्सेप्ट तो हमने सीखा है। तो अब जैसे सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट में ऐसा तो है नहीं कि मैंने क्वेश्चन देखा और मेरा आंसर आ गया, कोई ऐसा क्लेम नहीं कर सकता। मैंने सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन देखा, मुझे सॉल्व तो करना होगा, और मुझे बनाना तो पड़ेगा कि एक रो में अगर 6 लोगों को रखना है या 8 लोगों को रखना है, या एक सर्कल के चारों ओर 8 लोगों को बिठाना है, तो भाई मुझे बिठाना तो पड़ेगा ना। क्वेश्चन को देखते ही तो मेरा दिमाग में आंसर तो आएगा नहीं। तो जहां पर बेसिक रिक्वायर्ड हार्डवर्क करना है या आपको प्रोसेस फॉलो करना है, वो तो आपको करना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें ट्रिक चाहिए। ट्रिक वो होती है जो आप क्वेश्चन देखोगे आप आंसर करोगे, आपको मेहनत नहीं करनी, आपको ऑप्शंस कैसे एलिमिनेट करना है वो सीखना है, तो वो सारी चीजें आप ट्रिक के थ्रू कवर करोगे। तो कॉन्सेप्ट एंड कवरेज, देन ट्रिक्स। ठीक है। देन कम्स टाइमर बेस्ड प्रैक्टिस। टाइमर बेस्ड प्रैक्टिस का मतलब क्या है कि आप जब घर पे प्रैक्टिस करो या हमारे साथ प्रैक्टिस करो, यहाँ पर जो मैं वन शॉट सेशंस लेता हूँ चैनल पर, जो रीजनिंग के कुछ सेशंस मैंने लिए हैं आपके लिए, वन शॉट सेशंस लिए हैं, उसमें मैंने आपको टाइमर दिया है कि देखो कि उस टाइम लिमिट के अंदर अंदर आप कितना अटेम्प्ट कर पाते हो, या उस टाइमर के अंदर अंदर क्वेश्चन को कितना आप तोड़ पाते हो, ब्रेक कर पाते हो। तो टाइमर बेस्ड प्रैक्टिस ये बहुत जरूरी है। एंड देन कम्स टॉपिक वाइज टेस्ट। टॉपिक वाइज टेस्ट, सर टेस्ट कहाँ से मिलेगा, अब ये तो बता दो सर, टेस्ट कहाँ से लाऊं मैं? मैंने ये भी कर लिया, मैंने ट्रिक्स भी सीख ली, मैंने कॉन्सेप्ट एंड कवरेज भी कर लिया, अब टेस्ट कहाँ से करें? तो टेस्ट कैसे करना है? टेस्ट ऐसे करना है कि जब आपको ये पता हो कि भाई इस बार हमें केवल और केवल ऑनलाइन मोड ऑफ एग्जामिनेशन देना है। भाई मॉक क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं क्यों बार बार आपको मॉक को प्रेफर करा रहा हूँ, क्योंकि इस बार आपके सामने ऑनलाइन पेपर ही मिलने वाला है, ऑफलाइन का तो ऑप्शन ही नहीं है। और आप अभी तक, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने आज तक लाइफ में कभी कोई ऑनलाइन एग्जाम नहीं दिया है। ऑफलाइन एग्जाम और ऑनलाइन एग्जाम में क्या क्या बेसिक डिफरेंसेस होते हैं? पहला, मैंने क्वेश्चन पेपर का शीट ओपन किया, अगर मैं ऑफलाइन पेपर दे रहा हूँ, मैंने क्वेश्चन पेपर ओपन किया, मैंने एक बार में ओवरव्यू ले लिया 20 क्वेश्चन का, लेफ्ट साइड वाले पेज पे, राइट साइड वाले पेज पे मुझे एक साथ 20 के 20 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, मैं एक बार में स्कैन कर सकता हूँ, फिर मैं अपना माइंड दौड़ा सकता हूँ, मैं अपने आप को एक स्ट्रैटेजी दे सकता हूँ कि भाई एक काम करता हूँ, मैं पहले 1 कर लूंगा, फिर मैं 7 कर लूंगा, फिर मैं 13 कर लूंगा, फिर मैं 14 कर लूंगा, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 20 कर लूंगा, क्योंकि ये बहुत ईजी क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। ऑनलाइन में ये सुविधा आपके पास नहीं होगी। आप जो स्क्रीन ओपन करोगे, उस स्क्रीन में आने वाला जो क्वेश्चन है केवल वही दिखाई देगा, अगला भी क्वेश्चन क्या है नहीं पता। और जब आप पूरा क्वेश्चन देखना चाहोगे, फिर वापस आना चाहोगे, उसमें आप आराम से 5 मिनट किल करके बैठ चुके हो। तो जब ऑनलाइन एग्जाम देना है जिसमें मुझे अगला क्वेश्चन क्या है वो भी नहीं पता, तो भाई मॉक इसीलिए जरूरी है। जब ऑनलाइन एनवायरनमेंट में आप प्रैक्टिस करना शुरू करते हो, तो डे बाय डे आपको कुछ चैलेंजेस दिखाई देते हैं, टाइमर कम होते हुए दिखाई देता है, उसका प्रेशर अलग होता है साइकोलॉजिकली, वो आप तभी समझ पाओगे जब आप डेली ऑनलाइन एग्जाम दोगे। और अब तो बहुत जरूरी है, मैं तो हर एक कैंडिडेट को ये सजेस्ट करता हूं कि आप उसी शिफ्ट में, जो शिफ्ट है आपका जीटी का या किसी भी डोमेन का, सेम टाइमिंग पर आपको मॉक प्रैक्टिस करनी है। आप अपनी बॉडी को बिल्कुल यूज टू बना दो, सेम टाइम पर मॉक प्रैक्टिस करिए। अगर फॉर एग्जांपल आपका इवनिंग का शिफ्ट है,
आपको पता है कि 3 बजे से 4 बजे के बीच में आपका जीटी का पेपर होने वाला है, तो ठीक है भाई 3 से 4 डेली अब मैं मॉक दूंगा, देना शुरू करूंगा जीटी का, बॉडी यूज टू हो जाएगी। अब डेली 3 बजेंगे दोपहर में, शाम में, तो आपकी बॉडी खुद डिमांड करेगी भाई लाओ मेरे सामने मॉक। उस टाइम पे आपको नींद नहीं आएगी, उस टाइम पे आप अंगड़ाइयां नहीं लोगे। तो अब जब आपकी डेट शीट आ गई है, शिफ्ट पता चल गया है, तो आप उसी सेम टाइमिंग पे आप मॉक देना शुरू करो। जो भी दिन आपके सामने है, 15 दिन है, 20 दिन है, 25 दिन है, ये जिस दिन पेपर देने जाओगे उस दिन कुछ भी आपकी बॉडी को नया नहीं लगेगा, आपके दिमाग को पूरी आदत हो चुकी होगी कि भाई इसका मतलब अगले 1 घंटे मुझे ग्रिल होना है, अगले 1 घंटे मुझे पूरी तरह से सुपर एक्टिव रहना है। आपका दिमाग पूरी तरह से ट्रेन हो चुका होगा और आराम से आप स्कोर करोगे। तो मॉक्स इसलिए जरूरी है। ऑफलाइन पेपर की तरह से आप ओवरव्यू नहीं ले सकते। ऑफलाइन पेपर की तरह से ये नहीं हो सकता कि सारे क्वेश्चंस मैंने देख लिए हैं और मैंने जो जो क्वेश्चन मुझे आते थे वो मैंने करेक्ट कर लिए। ऑनलाइन पेपर में जब तक आपकी स्पीड नहीं होगी, इमेजिन करो आपके सामने 50 क्वेश्चंस हैं और मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से विदाउट एनी स्ट्रैटेजी शुरू कर दिया। अब मैं 1 घंटा खत्म हो चुका है, मैं 35 क्वेश्चन तक पहुंच पाया, मैंने अटेम्प्ट कर लिए 35 तक। क्या पता कि 36 से 50 के बीच में 5-6 ऐसे क्वेश्चन थे जो कि बस क्वेश्चन देखते ही मार्क करने थे, वो मेरे से रह गए और मैंने उन क्वेश्चन में ज्यादा टाइम दे दिया है जहां पर मुझे ज्यादा टाइम लग गया सॉल्व करने में। अगर मुझे पता होता कि वो 6 क्वेश्चन आगे जो 15 बचे हुए थे उनमें से 6 क्वेश्चन बहुत ही इजी थे, निहायत ही इजी थे, तो फिर मैं क्या पिछले 5, 6, 8, 10 क्वेश्चन में ज्यादा टाइम किल करता? बिल्कुल नहीं, मैं तो वो उनको करता जहां से मुझे एक्यूरेसी भी दिखाई दे रही होती, मेरी स्पीड भी बन रही थी। तो इसका सीधा मतलब क्या है कि जब तक आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन में मॉक्स की प्रैक्टिस नहीं करोगे, यू कैन नॉट मेक श्योर कि आपकी स्पीड मेंटेन हो पाएगी। तो स्पीड के लिए मॉक देना बहुत जरूरी है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन बिना मॉक के आप क्लियर नहीं कर सकते, मैं बार बार बोलता हूं। और अब तो सेम टाइम पर आपको डेली मॉक देना है, सेम टाइम पे। किसी का 12 बजे से 1 बजे के बीच में पेपर है, तो आप 12 से 1 घंटे डेली बैठोगे जीटी का मॉक लेके, डेली, टिल द डेट ऑफ योर एग्जामिनेशन। अगर आप ऐसा करते हो तो आप डेफिनेटली 100% मार्क्स स्कोर करोगे। एक आध कुछ ह्यूमन मिस्टेक्स हो जाती हैं, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर, बट डेफिनेटली आपको कोई रोक नहीं सकता। नाउ कम्स की मॉक मिलेगा कहां से? हाँ ठीक है भाई, इतनी बार मैंने मॉक मॉक बोला है और इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताई है, तो भाई मॉक होना भी चाहिए आपके पास। तो आप किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, किसी भी स्ट्रीम से आप सीयूटी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो ह्यूमैनिटीज हो या कॉमर्स स्ट्रीम हो या साइंस हो, और साइंस में दोनों वेरिएशन है, पीसीएम भी है एंड पीसीबी भी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स भी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो भी है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये 2 स्ट्रीम और हैं जिनके थ्रू आप एग्जाम दे रहे होगे। तो आप किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, आपके पास कंप्लीट मॉक का सेट है। इन सारे मॉक के सेट में आपको 50 मॉक्स मिल रहा है, ठीक है, यू विल गेट 50 मॉक्स। और कंप्लीट जो सेट लोगे जिसके अंदर डोमेन के भी सारे मॉक्स होंगे, लैंग्वेज यानी कि वर्बल एबिलिटी के भी सारे मॉक्स होंगे और जीटी के भी सारे मॉक्स होंगे, तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं पे करना है। मैं तो सीधा बोलता हूँ ये 299 रुपी का मॉक है जो कि आपको एस चांद प्लेटफॉर्म, टेस्ट कोच बाय एस चांद प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहा है। ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, आपके साथ क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक इस पब्लिकेशन ने साथ दिया है, तो भाई सीयूटी में कैसे साथ छोड़ दे? वो भी तो आपका ही प्लेटफॉर्म है। तो डेफिनेटली आपको 299 में ये मिल जाएगा और कुछ नहीं करना है। 299 इज नथिंग। जब आप बाहर निकलते हो ना अपने दोस्तों के साथ, तो एक बर्गर ऑर्डर करते हो, इतने का बिल बनाते हो केवल एक बर्गर में, ठीक है? तो एक बर्गर के कॉस्ट पे आपको 50 मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक है? और ये जो 50 मार्क्स हैं, इन 50 मार्क्स को यूटिलाइज करना है। ऐसा नहीं कि मैंने ले लिया और रखा हुआ है। बचे हुए 15 दिन है आपके पास, या बचे हुए 20 दिन है, 25 दिन है, अलग अलग स्टूडेंट्स की अलग अलग स्टोरी होगी। तो आप कोशिश करिए कि सारे के सारे मॉक्स आप कवर कर लीजिए। एटलीस्ट आपके पास एक क्वेश्चन पूल होगा, एक क्वेश्चन बैंक होगा। अगर मुझे जीए के 50 मॉक देने का मौका मिल जाए, हर मॉक में जीए के 20 क्वेश्चन हो, तो मुझे मालूम है कि 1000 क्वेश्चन जीए के मैं बैठ चुका हूँ कवर करके। अब उन 1000 क्वेश्चन से रिलेटेड अगर 10, 12, 15 क्वेश्चन भी फंस जाए मेरे पेपर में, क्या बुरी बात है? मुझे याद तो कुछ नहीं करना है, मेरे सामने ऑप्शंस होंगे, मैं बस रिकॉल करूंगा कि हाँ इस तरह का क्वेश्चन मैंने कभी ना कभी तो प्रैक्टिस किया था, मैं आराम से टिक करूंगा। तो सीधी सी बात है, आप मॉक को प्रैक्टिस करना शुरू करिए। ये प्राइस है। अच्छा, अगर आपको केवल जीटी का मॉक चाहिए तो वो भी आपके पास अवेलेबल है, दैट इज योर कॉस्ट। तो आप, मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि डोमेन, लैंग्वेज, जीटी सबके मॉक्स आप यहाँ पर अवेल करिए। आप खुद भी यूज करिए, अपने दोस्तों को भी बोलिए, अपने ग्रुप में भी बोलिए, अपने फैमिली में भी अगर कोई सीयूटी का एग्जाम दे रहा है तो उनको भी बताइए कि दिस इज वन अ कंप्लीट मॉक सेट। और बहुत ही बेहतरीन मॉक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस है मॉक में,
आप उनको प्रैक्टिस करना शुरू करिए, यू विल स्टार्ट गेटिंग कॉन्फिडेंस। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि अंत में मैं आपको ये बताऊंगा कि सारे के सारे टॉपिक्स को कवर कैसे करना है। जो लोग नए हैं, जिन्होंने डे वन से प्रैक्टिस नहीं किया हमारे साथ, तो वो कैसे कवर करेंगे। तो उनके लिए क्या है, आप चैनल पर आए हो, चैनल पर जाओ, प्लेलिस्ट का सेगमेंट मिलेगा। व्हेन यू क्लिक ऑन द चैनल, आपको प्लेलिस्ट का सेगमेंट मिलेगा, और यहाँ पर जब प्लेलिस्ट वाले सेगमेंट में जाओगे तो आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको रीजनिंग की एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई दिखाई देगी। रेगुलरली अपडेट होती है, वेल ऑर्डर्ड फॉर्मेट में सारे के सारे टॉपिक्स वहां पर आपको दिखाई देंगे। जाइए, जाके कवर करिए। डोंट ब्लेम मी फर्दर। आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, यू योर सेल्फ टू बी ब्लेम्ड अगर आपके 100% मार्क्स नहीं आते हैं तो। आपको रिसोर्स बता दिए गए, आपको मॉक्स दे दिए गए, आपको प्लेलिस्ट दे दी गई, आपको सारे कॉन्सेप्ट सिखा दिए गए, आपको सारे ट्रिक्स बता दिए गए, बट अभी भी अगर आप यहाँ पर उठ के तैयारी करना नहीं चाहोगे तो हाउ कैन यू ड्रीम अबाउट अ पर्टिकुलर कॉलेज और यूनिवर्सिटी, हाउ कैन यू शेप योर करियर। सीधी सी बात है, अगर आपको आपने ड्रीम देखा हुआ है, आपको रात में सपने आते हैं कि मेरे कॉलेज में ऐसा फेस्ट हो, मेरा ग्रुप इतना हैपनिंग हो, मेरा सर्कल ऑफ फ्रेंड्स इतने अच्छे हों जो मुझे गाइड करें, मोटिवेट करें, मेरे करियर को शेप करें, तो भाई थोड़ा तो एफर्ट करना पड़ेगा। और अब आखिरी दिनों में एफर्ट नहीं करोगे तो कब करोगे। कहते हैं ना 11th आवर की स्टडी काम आती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, तो ये 11th आवर है आपके लिए सीयूईटी का। और इस 11th आवर में अगर आपने झोंक दिया अपने आप को पूरी तरह से, तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। अभी तक आपने क्या किया था, 10th में कितना स्कोर किया, 12th में कितना स्कोर किया, नो बडी विल केयर। जब आप एंट्री लेते हो ना किसी अच्छे कॉलेज में, दैट इज व्हाट मैटर्स। ठीक है, हिंदू कॉलेज में जा रहे हो, दिल्ली का नॉर्थ कैंपस आपने ले लिया, या कोई और इंस्टीट्यूट आपने पकड़ लिया, आईपी मैट अगर टारगेट कर रहे हो तो आईएम इंदौर में बैठे हो, रोहतक में बैठे हो, नारसी पूंजी में बैठे हो, एवरीवन विल डैम केयर ओनली अबाउट योर कॉलेज। आपके 10th में कितने आए, 12th में कितने आए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिक्र नहीं होगी। हाँ, लेकिन अगर 98% लाके किसी थर्ड क्लास कॉलेज में जाओगे जिसके बारे में कुछ नहीं सुना हुआ है, किसी ने नहीं सुना हुआ है, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता आपके 98 और 96% मार्क्स लाने का। तो मेक श्योर कि यू आर गेटिंग अच्छा कॉलेज, योर ड्रीम कॉलेज इन कैंपस। ठीक है, तो ऑन दैट नोट आई विल एंड अप दिस सेशन, रैप अप दिस सेशन। आई होप कि आप लोगों को एक पर्सपेक्टिव मिल गया होगा, एक आइडिया मिल गया कि आपको क्या करना है। प्लेलिस्ट बता दी गई है, मॉक्स के बारे में बता दिया गया है। स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, सेम शिफ्ट सेम टाइमिंग पे मॉक दीजिए, प्रैक्टिस करिए, कोई भी कॉन्सेप्ट आपके हाथ से निकलने ना पाए। थैंक यू सो मच। इस तरह के और भी सेशंस के साथ मैं मिलता रहूंगा। रीजनिंग के सेशंस के साथ आप मुझे देखोगे चैनल पर, तो फॉलो करते रहिए, बने रहिए चैनल पर। और अगर आपको सेशन पसंद आते हैं तो लाइक करिए और शेयर भी करिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।